Hi guys, welcome to An Academy Law. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. आज का जो हमारा सेशन है, it is a session on Uniform Civil Code. So we are going to discuss everything about Uniform Civil Code. ये होता क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो ये टॉपिक जो है इट हैज़ नॉट बिन पिक्ड अप जस्ट आउट ऑफ द ब्लू. ये टॉपिक इसलिए पिक किया गया है क्योंकि ये अभी रिसेंटली इट हैज़ बिकम सॉर्ट ऑफ रेलिवेंट क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है. ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में. ये इट इज़ अ लेक्चर अंडर आवर फैमिली लॉ सीरीज. दिस इज आवर 18th लेक्चर अंडर दिस और आज के सेशन के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मुस्लिम लॉज. ठीक है, सो but before beginning with our discussion, I will just take a moment and introduce myself. So for people who don't know me or who have joined my session for the first time, मेरा नाम नेहा सिंह है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम से इन द ईयर 2020. मैंने अपना BLLB किया है UPS देहरादून से इन द ईयर 2019. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience of about 4 years. So, like I said, our topic of discussion, Uniform Civil Code under Family Law. So, मैंने बताया कि अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है. क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि सेंटर नीड्स टू गिव अ सीरियस थॉट टू इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, अभी रिसेंटली इट्स लाइक 5-6 days अगो Allahabad High Court has asked the center कि it is finally time, it is high time कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सीरियसली सोचो. ठीक है, सो आगे हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली है क्या. Why is Uniform Civil Code so important? We are also going to look into some of the landmark Supreme Court judgments in which the Supreme Court has talked about Uniform Civil Code and its importance. And we are also going to discuss whether or not there are any benefits of इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो यही कहानी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है. ठीक है, सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि भाई इट इज़ हाई टाइम, चलो यूसीसी पे सीरियस थॉट दो और प्लीज़ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डू समथिंग. क्यों बोला ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? तो इसलिए ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए कहा है क्योंकि रिसेंटली लाइक इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स there has been a very phenomenal growth in the number of interfaith marriages. ठीक है, इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो हैं पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इंटरफेथ और इंटर रिलीजियस मैरिजेस की. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि भाई एवरीबडी हैज़ अ राइट टू चूज देयर पार्टनर, राइट. सो उनके इस राइट टू चॉइस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट एवरीबडीज राइट टू चॉइस. और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम ठीक से तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हमारी पूरी कंट्री में सारे रिलीजन को एट पार ट्रीट किया जाएगा. यानी कि लॉज में कोई डिफरेंस ना हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके किसी के अगेंस्ट, तभी हम इन द राइट सेंस प्रोटेक्ट कर पाएंगे एवरीबडीज राइट टू चॉइस. ठीक है, सो ये देखते हैं कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, क्या कहा है एग्जैक्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंटर को एग्जैक्टली क्या कहा है. तो the court has made this observation कि a belief seems to have gained ground that it is for the minority community to take a lead in the matter of reforms of their personal law. तो ऐसा बिलीफ जो है सॉर्ट ऑफ लग रहा है जैसे कि इनग्रेन हो चुका है कि अगर पर्सनल लॉज में कुछ रिफॉर्म चाहिए तो वो उसके लिए किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लीड लेना पड़ेगा, तभी पर्सनल लॉज में रिफॉर्म आ पाएंगे. यही कंसिस्टेंट ऑफिशियल स्टैंड रहा है गवर्नमेंट का विद इन द कंट्री ऑल्सो और इंटरनेशनल फोरम्स में भी. सो आगे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एक कॉमन सिविल कोड अगर होगा तो इट विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पेरिट लॉयल्टीज टू लॉज दैट हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज. तो कोर्ट ने बोला है कि एक कॉमन सिविल कोड होने से ये होगा कि हम नेशन को इन द रियल सेंस इंटीग्रेट कर पाएंगे. ठीक है, देयर कुड बी नेशनल इंटीग्रेशन. कैसे? तो जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट पर्सनल लॉज की आपस में जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं उनको रिमूव करके हम मतलब इन द रियल सेंस नेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं. ऑल्सो कोर्ट ने बोला है
कि no community is likely to bell the cat by making gratuitous concessions on this issue. कोई भी कम्युनिटी जो है कोई भी लीड नहीं लेने वाला इस पर्टिकुलर इशू पे, क्योंकि कोई भी मतलब नहीं चाहता कि उनके लॉज, पर्सनल लॉज के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए या फिर किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान हो, ठीक है, किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान हो। तो वाई वुड एनी कम्युनिटी वांट कि उनके पर्सनल लॉज जो इतने टाइम से चले आ रहे हैं सही ही हैं, तो उनको क्यों चेंज किया जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज फर्दर स्टेटेड कि इट इज द स्टेट which is charged with the duty of securing a uniform civil code. स्टेट के पास ये ड्यूटी है कि उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट, ये ड्यूटी जो है स्टेट की है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बना करके दे कैन सिक्योर हर जो भी पूरी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको वही उनके राइट टू चॉइस को, और होता है ना, एक हार्मनी मेंटेन हो सकती है बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग, अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो। एंड अनक्वेश्चनेबली एक तो स्टेट की ड्यूटी भी है, और दूसरी चीज कि अनक्वेश्चनेबली स्टेट के पास ऐसा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी है, स्टेट ऐसा कर सकता है, उसके पास ये पावर भी है। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, एंड सेइंग दिस द कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर टू वही गिव अ सीरियस थॉट कि यूसीसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब एक नजर देखते हैं कि यूसीसी है क्या। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो द यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया। ठीक है, एक लॉ की बात करता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो कि एप्लीकेबल होगा टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज in matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption. So we know कि in matters को लेकर के there are different laws. हिंदू laws अलग हैं, मुस्लिम laws अलग हैं, Christian laws अलग हैं, पारसी laws अलग हैं. So there are different laws with regards to marriage, divorce, inheritance and adoption. And what the uniform civil code will do is that कि ये सारे जो अलग अलग laws हैं ये हट जाएंगे और एक law बन जाएगा जो कि हर एक religious community पे applicable होगा। ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है। आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट जो है ये कोशिश करेगा कि सिक्योर कर सके यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां अपने सिटीजन्स के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज अ डीपीएसपी, दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मैंशनड है। अब जब मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐड किया गया इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना, और दूसरी चीज जितने भी डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में उनको हार्मोनाइज करना। ठीक है, सो फायदा ऑब्वियसली पर्सनल लॉ से बहुतों का है, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ना उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, और उस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेके आएंगे। एंड ऑल्सो जो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में उनका भी हार्मोनाइजेशन होगा अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इट इज़ डिजायरेबल बट फॉर द मोमेंट इट शुड रिमेन वॉलेंटरी। मतलब इट इज़ डिजायरेबल बट अभी इस टाइम पे इसकी एकदम एब्सोलूट नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज दैट टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। 1950s की हम बात कर रहे हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था, इन्फोर्स ही हुआ था। सो उस टाइम पे देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी कंट्री जो है बिल्कुल नई नई बनी थी, सो देर वर लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे ध्यान देने की जरूरत थी उस टाइम पे। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि अभी जो है इट शुड रिमेन वॉलेंटरी, यानी स्टेट के ऊपर होना चाहिए कि वो चाहे या नहीं चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। इट इज डिजायरेबल बट अभी इट शुड रिमेन वॉलेंटरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ होजे पॉल कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो बात हुई थी ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि ये जो दिस स्टेज है ना वो अब आ गया है। ठीक है, नाउ दिस स्टेज हैज कम एंड नाउ इट हैज बिकम नॉट जस्ट डिजायरेबल बट ऑल्सो नेसेसरी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए फॉर एवरीबडी। ठीक है, ऑल्सो गोवा जो है, गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा जो स्टेट है उसमें इट हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड गोवा जो है इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी enacted, implemented, and how it can also be successful.
तो गोवा जो है कैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो गोवा एक पहले जो है पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, इट वॉज अ पोर्टुगीज कॉलोनी। तो पोर्टुगीज वहां पे अपना पोर्टुगीज सिविल कोड बना करके चले गए। 1961 में गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया और उनका जो पोर्टुगीज सिविल कोड था उसको पार्लियामेंट ने ऑथराइजेशन दे दी, ठीक है। ऑथराइजेशन इस कंडीशन पे दी गई थी कि कुछ अगर नेसेसरी अमेंडमेंट्स हुए तो हम कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट जो गोवा सिविल कोड है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट इज आल्सो नोन एज गोवा फैमिली लॉ एंड इट इज अ यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ गोवा। गोवा के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ये एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ है। इसमें क्या मेन प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस, कि गोवा सिविल कोड जो है इट प्रोवाइड्स दैट मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है कि मैरिज जो है इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी दोनों ओन करते हैं ना, वो दोनों का होता है, ठीक है। सो इसीलिए अगर डिवोर्स होता है, इसलिए अगर डिवोर्स होता है तो जो स्पाउस हैं दैट द स्पाउस इज लाइबल टू गेट हाफ ऑफ दैट कॉमन बिलोंगिंग। क्योंकि अगर दोनों मतलब शादी के बाद सब कुछ दोनों का होता है, तो अगर डिवोर्स हो रहा है तो द स्पाउस विल बी लाइबल टू गेट हाफ ऑफ दैट कॉमन बिलोंगिंग, जो कि दोनों का है उसका हाफ तो मिलना चाहिए। सो ये एक अनदर, दिस इज अनदर प्रोविजन विच इज देयर इन द गोवा सिविल कोड। However, कोड अलाउज कि अगर कुछ एंटी नैप्चुअल अग्रीमेंट्स हो रखे हैं, ठीक है, अगर मान के चलो शादी के पहले कोई अग्रीमेंट हो रखा है कि अगर इन केस हमारा डिवोर्स हो जाता है तो हम अपनी अपनी जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं उसको हम हाफ ऑफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम सपोज 1/3 2/3 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर इनके बीच पहले से कोई अग्रीमेंट हो रखा है तो ठीक है, बट अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड होंगी। उसके बाद इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर बोथ सन्स एंड डॉटर्स, दोनों बेटे और बेटियों को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। ऑल्सो पेरेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इनहेरिट देयर चिल्ड्रन एंटायरली। पेरेंट्स जो है वो होता है ना जायदाद से बेदखल कर देना, तो पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से अपने बच्चों को जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज टू बी पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन। कम से कम हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी उनको पास ऑन करना ही है उनके अपने बच्चों को। ऑल्सो इसमें गोवा सिविल कोड में जो मुस्लिम मेन हैं, ठीक है, मुस्लिम मेन हैं उनको भी सिर्फ एक शादी अलाउड है, ठीक है। सो दे आर अलाउड जस्ट वन मैरिज। अगर वो एक से ज्यादा शादी करते हैं तो वो बाइगमी के अंदर आता है, ठीक है। सो दीज आर सम मेजर प्रोविजंस ऑफ द गोवा सिविल कोड, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स की डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो कैसे उन वल्नरेबल ग्रुप्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ज्ड द सेंटर टाइम एंड अगेन इन डिफरेंट केसेस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बहुत ज़रूरत है एंड प्लीज़ प्लीज़ इस पे काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब टाइम एंड अगेन ये बात कही है सेंटर को। So we are going to discuss all of that, guys. But before that, let me just walk you through Unacademy Plus और उसके features. If you haven't yet taken Unacademy Plus का subscription, I highly recommend कि ले लो, क्योंकि आपको options मिलते हैं जैसे you can raise a hand and talk to your educators in live classes. You get access to unlimited quizzes. You get access to live and recorded sessions anytime, anywhere. You get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni. You get access to weekly events जैसे know your exam, topper strategies, and your experience with the faculty, etc. You get access to national mock test and weekly sectional test. अगर आप CLAT 2022 के aspirant हैं तो हम आपके लिए Excel Law नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं। ये 6 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये। इसमें आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलेगा, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम मिलेगा। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर दिव्य कुमार गर्ग, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस जिज्ञासा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर ऋचा पांडे और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर यश शर्मा। गाइस, अगर आप LSAT 2022 देना चाहते हो तो हम आपके लिए लेट्स क्रैक LSAT नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं। इट्स अ 30 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है, 30 दिन का ये क्रैश कोर्स है, 26 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में होगा ये। इसमें आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलेगा, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलेंगे, वीकली प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर प्रियांशु जैन, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस जिज्ञासा और मिस्टर समीर खान, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस पूर्वी मिश्रा। अगर आप CLAT 2023 के एस्पिरेंट हैं तो वी आर कमिंग अप विद अ 1 year कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर यू गाइज। इसका नाम है गैवल मेकर्स। ये 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको अगेन वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए थे। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस पूजा अमन, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर आयुषी राजपूत, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर केशव मलपानी और मिस्टर जगदीश चंद्र जहांगीर, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ।
गाइज अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट कॉस्ट यू 1400 रुपीज़ पर मंथ, एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 1925 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 4200 रुपीज़ पर मंथ. सो यू कैन पिक एंड चूज वट एवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप. सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी. सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स. There's also a live quiz feature on Unacademy app. Sorry. जहाँ पे you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that is scheduled by your educators. हर alternate Saturday 11 बजे यूलैट का एग्जाम होता है. सो अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 60 मिनट्स का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स. और इसके अलावा वीकली T20 टेस्ट भी होते हैं. इट्स अ क्विक 20 मिनट्स रिविजन टेस्ट फॉर योर एवरीडे प्रैक्टिस. इसमें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है एंड दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन. वी हैव आल्सो कम अप विद द बग्स बाउंटी फीचर, जहाँ पे अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है किसी भी वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. एंड फॉर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इश्यू यू कैन क्लेम योर प्राइज दैट अनअकैडमी हैज फॉर यू. एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन check out the description box. Lastly, if you want to stay updated about my classes and my courses and my events and anything, you can join my Telegram channel, Neha Singh Unacademy Law. ये मेरा Telegram channel है. So come and join and be a part of our wonderful group that we have there. So that's it. Thank you so much for listening. And now we will continue our discussion on Uniform Civil Code. और जैसे मैंने बताया था हम कुछ landmark cases देखेंगे. ठीक है, we are going to see some landmark cases. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लैंडमार्क केस जो है इसमें वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का. सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. राइट. सो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जरूरत है इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. इस केस में क्या हुआ था कि शाहबानो जो है उनके हस्बैंड ने उनको ट्रिपल तलाक दे दिया था और शाहबानो ने अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस. ठीक है, कि मेंटेनेंस राइट होता है एक वाइफ का. सो यहाँ पे अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में शाहबानो ने क्लेम किया था मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से. तो अब मतलब हस्बैंड मेंटेनेंस ग्रांट करने का ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने ये बात की थी कि आपको पार्लियामेंट को ये कहा था कि इट्स हाई टाइम दैट यू कम अप विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट टुक अ सॉर्ट ऑफ अ रिग्रेसिव अप्रोच और उन्होंने शाहबानो केस को सॉर्ट ऑफ ओवरटर्न कर दिया. कैसे? तो दे केम अप विद अ मुस्लिम विमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, जिससे उन्होंने मुस्लिम विमेन के राइट्स को कर्टेल कर दिया टू आस्क फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, सो ये जो है दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ रिग्रेसिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट लाइक आई सेड. सो यू सी हाउ अ वल्नरेबल ग्रुप can be at a disadvantage because of personal laws. ठीक है, so how a vulnerable group can be at a disadvantage because of personal laws, and to do away with such disadvantages there is a need for a uniform civil code. ठीक है, now there is another case of शायरा बानो केस. ये भी एक बहुत लैंडमार्क केस है. ये लैंडमार्क केस क्यों है? बिकॉज दिस वाज द केस जिससे कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था. ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इम्पोर्टेंस जताया है और ये बात कही है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो दैट भाई क्योंकि ट्रिपल तलाक वगैरह तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो the process for divorce could have been same for everybody, but because we have personal laws, that's why that's why there are some communities, there are some सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो कि काफी वल्नरेबल, काफी डिस्क्रिमिनेटिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं. तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही थी कि भाई देयर इज अ नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. अच्छा, एक और केस देखते हैं, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ और ये एक हिंदू कपल थे. ठीक है, दिस वाज अ हिंदू कपल. नाउ हिंदू लॉज के हिसाब से एक टाइम पे इफ देर इज अ स्पाउस लिविंग यू कैन ओनली हैव वन लिविंग स्पाउस एट अ टाइम, राइट. सो अगर दूसरी शादी कोई करता है एक स्पाउस के होते हुए तो वो बाइगमी के अंदर आता है. ठीक है, सो सच अ मैरिज इज वॉइड, एक चीज. और दूसरी चीज बाइगमी जो है इट इज एन ऑफेंस ऑल्सो अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी.
तो ये जो बाइगमी का जो ऑफेंस है ये सब पे अप्लाई होता है, सिर्फ मुस्लिम मेन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मुस्लिम मेन पे अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो शरिया लॉ है वो अलाउ करता है उनको टू हैव 4 वाइफ्स, अप टू 4 वाइफ्स at one time. They can have up to 4 wives and therefore वो बाइगमी के अंदर पनिशेबल नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये जो हिंदू कपल है हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। ठीक है, उस उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया एंड देन ही मैरिड समबडी। ठीक है, उन्होंने शादी कर ली किसी से। अब जो वाइफ है उन्होंने बाइगमी का केस कर दिया उनके ऊपर। तो हस्बैंड ने ये डिफेंस लिया कि भाई आई हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम नाउ, और इस्लाम में तो 4 शादियां अलाउड है ना, तो मेरी तुमसे भी शादी जो है वो भी वैलिड है, लेकिन मैंने जो ये दूसरी शादी की है वो भी वैलिड है क्योंकि 4 शादियां अलाउड है। तो ये कंटेंशन था इस केस में। तो इस केस में कोर्ट ने हस्बैंड के कंटेंशन को मना करते हुए ये बोला था कि सिर्फ आप शादी करने के लिए आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ अपनी दूसरी शादी को वैलिड करने के लिए अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो सिर्फ ऐसा करने से आप बाइगमी के चार्ज से छूट नहीं जाओगे। ठीक है, बाइगमी के जो चार्जेस है वो आपके ऊपर फिर भी अप्लाई होंगे, आपकी जो दूसरी शादी है वो फिर भी वॉइड होगी अगर आपने फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स नहीं लिया है तो। सो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस एंड अगेन इस केस में भी कोर्ट ने फिर से यूसीसी के बारे में बोला कि भाई दीज आर द रीजंस कि देर इज अ डायर नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज ना हो। ठीक है, सो दिस वॉज अनदर केस। सो लेट्स जस्ट टॉक सम जो हम देख भी रहे हैं इनफैक्ट केसेस के थ्रू कि क्यों देर इज अ नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों है नीड। सो डिफरेंट पर्सनल लॉज प्रमोट कम्युनलिज्म एंड इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एट 2 लेवल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं उनके बेसिस अगर उनको फॉलो करते रहे तो 2 लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहला, बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ये तो होता ही है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर कोई हिंदू हिंदू मैन है या कोई क्रिश्चियन मैन है, ठीक है, वो अगर 2 शादियां करता है एक साथ अपनी वाइफ के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए, तो इनको बाइगमी के अंदर पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मैन है तो उसको नहीं पनिश किया जाएगा। सो डेफिनेटली देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, एक चीज। और दूसरी चीज, देर इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन 2 सेक्सेस। ठीक है, यानी यहाँ जैसे कि हिंदू मैन जो है ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम सो दैट वो दूसरी शादी कर सके जो कि वैलिड हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाइफ है, जो भी फर्स्ट वाइफ थी, उसके उसके लिए तो ये अनफेयर है, राइट। दूसरी चीज, अगर जैसे इस्लाम में भी अगर हम देखें तो जैसे द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वगैरह, तो वो सब भी इट वाज सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग टुवर्ड्स द विमेन, राइट। सो ये 2 लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर पर्सनल लॉज अलग अलग हुए तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रोवाइड करेगा विमेन विद द राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस इन कोड्स ऑफ लॉ। अगर यूसीसी एप्लीकेबल हो गया तो विमेन को राइट मिल जाएगा इक्वालिटी और जस्टिस का इन कोड्स ऑफ लॉ। ऑल्सो so irrespective of their religion, they will have equal rights with regards to marriage, divorce, maintenance, custody of children, inheritance rights, adoption, etc. So irrespective of what their children irrespective of what their religion is, they will have equal rights and equal say in different scenarios, जैसे कि मैरिज का सिनारियो, डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड दीज ये जो सिचुएशन है इट इज एविडेंट थ्रू द केसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अभी। ठीक है, जो 2-3 केसेस हमने डिस्कस किए। चैलेंजेस क्या है फिर? व्हाट आर द चैलेंजेस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड? पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी नो दैट आर्टिकल 25 से 28 जो है, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। तो अब चूंकि सबके पास राइट है टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, जो भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, they can profess and practice whatever religion that they want to. तो चूंकि there is a right to freedom of religion, therefore to do away with the religious laws, to do away with the personal laws and to come up with a uniform civil code will sort of violate article 25 which talks about right to freedom of religion. ठीक है, जैसे आर्टिकल 26 ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट राइट ऑफ ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 जो है विच इज अगेन अ फंडामेंटल राइट, ये कहता है कि जो हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास ये राइट है कि वो अपने अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्टिव कल्चर। आर्टिकल 29 जो है दिस टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कहता है कि अगर इफ देयर इज सपोज अ कम्युनिटी जिसका अपना कल्चर है, जिसका अपना लैंग्वेज है वगैरह वगैरह, तो दे हैव अ राइट टू कंजर्व दिस। ठीक है। तो वही अब कल्चर में तो कस्टम्स वगैरह भी आ गए, तो अगर कहीं पे कस्टम वाइज में भी इट्स अलाउड कि आप दो तीन शादियां एक साथ कर सकते हो, अगर वो अलाउड है तो according to Article 29, they have a right to conserve their distinctive culture, right? Also, these rights get into conflict with the equality before law enshrined under Article 14 and 15. तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं आर्टिकल 14 और 15 के साथ। आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, और आर्टिकल 15 जो कि बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की। सो ये जो आर्टिकल्स हैं वो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज वन मैटर। एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जिसकी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड दूसरी चीज़ है सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑब्वियसली। ठीक है। इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी द माइनॉरिटीज फियर दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इज बीइंग इम्पोज्ड ओवर देम। ठीक है। तो एक तो सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं कि अगर जो माइनॉरिटीज हैं किसी भी कम्युनिटी में, उनको ये डर लगा रहेगा कि यूनिफॉर्मिटी के नाम पर जो भी मेजॉरिटी है उस कंट्री में या उस जगह पे, मेजॉरिटी का कल्चर उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, और उनका उनका ये कहना होगा कि हमारा राइट है, हम अपना कल्चर फॉलो करेंगे, हम अपने लॉज फॉलो करेंगे, हम अपने कस्टम्स फॉलो करेंगे, वी हैव दैट राइट एंड यू कांट इम्पोज जो भी मेजॉरिटी के जो भी कल्चर्स वगैरह हैं, उस कल्चर है या कस्टम्स हैं, उसको आप हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो एक तो ये एक कंटेंशन होगा। दूसरी चीज, गिवन वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग इतने सारे लोग विल बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज। मतलब ऐसी वैसी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में कि यूनिफॉर्मिटी लेके आना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है। और तीसरी चीज़, पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी पोजेज अ बिग चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने बोला ना विमेंस राइट्स की बात की हमने अभी। सो अब चूंकि वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे विमेंस राइट्स को कर्टेल किया किया जाता आया है अभी तक। ठीक है। तो इन सारी वजहों से इट विल अगेन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो दीज आर सम चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके मेरिट्स बहुत हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। ठीक है। क्या है इसके बेनिफिट्स? पहली चीज तो नेशनल इंटीग्रेशन, वो हमने पहले ही बोला कि हम रियल सेंस में एक नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को प्रमोट कर सकेंगे। अ यूनिफॉर्म कोड is imperative both for protection of vulnerable sections in Indian society जैसे women and religious minorities, and also for promotion of national unity and solidarity. So ये एक मेरिट है। दूसरी चीज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। अभी इतने सारे लॉज हैं, हिंदू लॉ है, शरीयत लॉ है, ये है वो है, इतने सारे लॉज हैं जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत बहुत कम्प्लेक्सिटी है, बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं अलग अलग लॉज में। ठीक है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है सबको जानना, सबको समझना, सब में क्या क्या होता है, एंड ऑल्सो सारे लॉज जो हैं वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हैं एक दूसरे के साथ। सो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो ये लॉज जो हैं ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। सो यूसीसी विल लीड टू रिडक्शन इन लिटिगेशन एमिनेटिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सनल लॉज। जो मल्टीपल पर्सनल लॉज के अंदर जो लिटिगेशन फाइल होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो इंडियन लीगल सिस्टम जो है ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली इट विल बी अ स्टेप इनटू एस्टैब्लिशिंग अ सेक्युलर सोसाइटी। सो इससे क्या होगा कि इन द रियल सेंस जो लॉज हैं वो रिलीजन से डिसोसिएट हो जाएंगे, और इसीलिए इन द रियल सेंस एक सेक्युलर सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है। एंड जेंडर जस्टिस। सो राइट्स ऑफ वुमेन को यूजुअली लिमिट किया जाता है अंडर द पेट्रियार्कल लॉज। देयरफॉर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्टेब्लिश हो जाता है तो विमेन विल बी लिबरेटेड, इट विल लिबरेट विमेन फ्रॉम पेट्रियार्कल डोमिनेशन, एंड दे विल हैव राइट टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी। सो दीज आर सम बेनिफिट्स, सम मेरिट्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। सो that was our discussion on the uniform civil code, guys. I hope that you got a clear idea of what the uniform civil code exactly is, और क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे थ्रू वेरियस जजमेंट्स, एंड व्हाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड व्हाई इट इज इन न्यूज अभी। ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन से क्लियर हो गई होंगी।
इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना with your friends or whoever you know you think would have an interest in knowing about the Uniform Civil Code. And also please subscribe to Unacademy Law or hit the bell icon so that you stay notified whenever your favorite educator comes online. Thank you so much for joining this session, guys. I will see you very very soon. Next class onward जो है हम मुस्लिम लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, so thank you so much again for joining. Take care, guys. Bye bye.